विवेक जी, यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन करने से रोक दिया इसलिए संसद में जाके कूदना ठीक है, संसद को जगह बना लिया जाए आंदोलन के लिए। ये कोशिश करिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था ना कर दीजिए देश में कि चलना मुश्किल हो जाए सांसदों का, चाहे किसी भी पार्टी के हो। ये कह रहे हैं राहुल गांधी वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। वो मैच्योर्ड आदमी है, बड़े नेता हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने बुरे हालात हो गए हैं कि सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया। हो जाएगा अगर इसी तरीके से मंदिर मस्जिद में लिप्त रहोगे। और अब काशी और अब मथुरा शुरू हो गया है, अब लेटेस्ट मथुरा हो रहा है साहब, कोर्ट के चक्कर काटे जा रहे हैं, झगड़े करवाओ। दो अलग मुद्दों को यहाँ मत इकट्ठा कीजिए सर, लंबी बहस हो जाएगी। शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं अर्शप्रीत आपका रुख करूंगी। हाँ शहजाद। सबसे पहले तो केवल एक तथ्यात्मक रूप में जानकारी दे दूं, अर्बन नक्सल ये शब्द पता है पहली बार किसने इस्तेमाल किया? 2013 में हलफनामा देकर तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने ऐसे माओइस्टों को जो ओवरग्राउंड रहकर समर्थन देते हैं, वैचारिक बौद्धिक समर्थन, उनको अर्बन नक्सल कहा था हलफनामा देकर। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है और नक्सलिज्म को सबसे बड़ा थ्रेट बताया था। चलिए ये बात को अलग रख देते हैं। दूसरी बात देखिए, अच्छा लगता है जब लेफ्ट के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आंदोलन की बात करते हैं। वो तियानमेन स्क्वायर का दृश्य सामने आता है कि कैसे टैंक चढ़ा दिया था, कैसे ये लोग हमेशा से बुलेट के बारे में बात करते हैं, बैलेट के बारे में नहीं। और आज वही विचारधारा आंदोलन की बात करती है, परंतु लोकतंत्र में आंदोलन किस प्रकार से करना और आंदोलन अराजकता या आंदोलन हिंसा का रूप ले सकते हैं। पॉइंट नहीं है तो चाइना और पाकिस्तान के अलावा देखिए मैं आपको बताता हूँ देखिए प्रतिमा जी ये तरीका गलत है। मैंने पूरी बातें सुनी। विवेक जी सुन लीजिए, प्रतिमा जी मेरा ऑडियो, प्रतिमा जी कम से कम हम अपने ठीक है एक एक कर, चीन का नाम आया तो आप भी चुप नहीं रह पाए विवेक जी। मैं ठीक। हाँ शहजाद। प्रतिमा जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए जैसे कि कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो लोकतंत्र के साथ इनकम्पैटिबल होती है। इस्लामिज्म, लेफ्टिज्म ये इनकम्पैटिबल है, इसीलिए जहां से ये लोग आए हैं, इनकी विचारधारा आई है, वहां पर ये कभी भी लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं मिल पाया। भाई प्रतिमा जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। नहीं आपकी बारी का इंतजार कीजिए विवेक जी, आपको बराबर मौका मिल रहा है। प्लीज विवेक जी, नहीं बीच में नहीं विवेक जी, बंगाल में हम विवेक जी एक एक कर उन जो वो बोल रहे हैं उस पर आपको जवाब मिलने का मौका मिलेगा ना। एक एक कर, नहीं विवेक जी ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। प्लीज दिस इज नॉट द वे। यदि इस प्रकार से टोका टोकी होगी तो मैं इस डिबेट में प्रतिभाग नहीं बन सकता। ठीक है शहजाद। नहीं आपकी अनुमति नहीं चाहिए। एंकर अगर संचालित कर सकते तो ठीक है। प्रतिमा जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात रखूं बिना टोक टाक के। मैंने किसी को नहीं टोका। बिल्कुल कहें प्रतिमा जी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि किसके स्वभाव में लोकतांत्रिक मूल्य है, तो ये जो विचारधारा है लेफ्टिज्म की या इस्लामिज्म की, ये वैसे भी लोकतंत्र के साथ कंपैटिबल नहीं है। जहां पर भी इस्लामिस्ट लोग या लेफ्टिस्ट लोग सत्ता में है, कहीं पर भी लोकतंत्र है क्या? इसलिए ये एक विषय था, परंतु ये मूल विषय नहीं है। मैं मूल विषय पे आना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं 1974, 26 जुलाई, 26 नवंबर, 11 अप्रैल, 84, 94 हर जगह पर घटना हुई। अर्शदीप खडियाल मुझे एक बार बता दे कि गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री ने उस समय पर बयान दिया हो। हर इस घटना में लोकसभा के स्पीकर ने कमेटी गठित की, उसमें आगे की जांच हुई और उन्होंने रिपोर्ट रखी। आज ये प्रक्रिया उनको ठीक क्यों नहीं लगती? और बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। मतलब आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोई सीमा होगी या नहीं होगी? क्योंकि आपने बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल किया, जैसा कि राहुल गांधी ने भी किया, तो हमारे साथ जुड़ गए एक अर्थशास्त्री सुनील अलग जी। उनका रुख करना बहुत जरूरी हो जाता है। सुनील अलग जी, इस पूरे मामले पर नजर आपकी भी बनी होगी लगातार, और इस बीच राहुल गांधी आते हैं और वो ये बयान दे देते हैं कि बेरोजगारी ही एक बड़ी वजह है कि युवाओं को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। संसद में सुरक्षा चूक मामले पर बोलते हुए उन्होंने ये बड़ी बात कही। आप इस पूरे वाक्य को किस तरीके से देखते हैं बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में? अब देखिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, तो इस पहले दफा मैं कह देता हूं कि किसी पार्टी का नहीं बोल रहा हूं, कि किसी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूं। लेकिन पॉपुलेशन मेन प्रॉब्लम है। 140 करोड़ लोग हैं हमारे पास, जो संजय गांधी जो आप कांग्रेस के थे उन्होंने कंट्रोल करने की। अगर पॉपुलेशन हम कंट्रोल करेंगे तो सब चीज कंट्रोल हो जाएगा, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे बेरोजगारी हो, जो भी कहें। देखिए बेरोजगारी, मोदी जी जो करंट गवर्नमेंट है, जो उन्होंने बेरोजगारी पे काफी उन्होंने काम किया है। ये नहीं कि अब कह सकते हैं कि पूरी काम हो गई है, ये करना है वो करना है। देखिए उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बना रहे हैं। अगर आप बेरोजगारी समझ रहे हैं कि भाई साहब अगर मैंने कांग्रेस स्कूल खत्म कर दिया, ये कर दिया, तो मुझे मैनेजर का जॉब मिलना चाहिए, मैं
कूली का काम नहीं करूंगा, नौकर का काम नहीं करूंगा, इलेक्ट्रिशियन नहीं बनूंगा, प्लम्बर नहीं बनूंगा, तो देखिए कहां जाएगी ये देश। अब जो पॉपुलेशन जो हमारी प्रॉब्लम है, जो सब कुछ चल रही है, देखिए अगर आप बाहर देश में जाते हैं तो अगर आपका किसी का ड्राइवर हो, किसी का प्लम्बर हो, तो आप घर पे बुला के उसको चाय व कॉफी पिलाते हैं। हम तो नीचे नजर से देखते हैं। अगर एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे तो जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे? तो चाहे आप जिस पार्टी के हो, आप चाहे जो भी हो, देखिए अर्बन और जो बिजनेस के तरफ से, देखिए हम कहते हैं कि रूरल स्पेंडिंग ज्यादा हो, अर्बन स्पेंडिंग ज्यादा हो, जितने इनकम ज्यादा हो उतना ही ज्यादा खर्च होगा, उतना ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे। जितने फैक्ट्रियां लगेंगे उन पे और भी ज्यादा फैक्ट्री, जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है जितने फैक्ट्रीज लगेंगे उसमें ज्यादा बेरोजगारी कम हो जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल कौन करेगा? यही तो हम कह रहे हैं। देखिए लेफ्टिस्ट में या कांग्रेस या बीजेपी जो भी कहेगी, बहुत आराम से पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन और ये बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीन एवर सिंस इंडिपेंडेंस से चला आ रहा है जी। अब हर एक बार यही प्रॉब्लम अगर आप कहेंगे, और आप क्या कह रहे हैं, क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसपे आप करिए ना। जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आप बताइए कि मोदी जी कहेंगे कि मैंने इतना किया, एंटरप्रेन्योरशिप जितना नंबर्स आए हैं इतने आए हैं, तो बढ़ता गया ना। अब आप कोई भी यहाँ पे, मैंने जितनी बार सुनी है कि एक भी नहीं कहा कि भैया मुझे अगर गवर्नमेंट मिलेगा तो मैं ये करूंगा। और जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कहां जाएंगे? आप बताइए। समस्याएं बहुत है कुल मिलाकर। सुनील अलग जी, आप यही समझाने की कोशिश करो, और उसमें एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज ऐसी स्थिति बन आई है। लेकिन कुल मिलाकर अर्शप्रीत, सवाल जो सुनील जी ने कहा उससे जुड़ा हुआ मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या जो समस्याएं अभी मौजूदा स्थिति में हैं हमारे सामने, उसका समाधान ढूंढना जरूरी है, या फिर इस तरीके से जो वाकया हुआ है उसको जस्टिफाई करना व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर? देखिए, पहले जो आपका सेकंड लेग ऑफ क्वेश्चन है मैं उसका जवाब दे दूं। जस्टिफाई किसने नहीं किया है, ये मैं दूसरी दफा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। सिर्फ कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई इसका कारण है। जस्टिफिकेशन होती है कि ये जस्टिफाइड है जो उन्होंने किया, हमने ये नहीं कहा। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है मिसगाइड करना, मिसलीड करना, और खुद को क्योंकि मिसगाइड करते हैं तो इस वजह से देश के लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी बात, जहां तक बात है, आपने कहा समाधान ढूंढना जरूरी है, बिल्कुल सही कहा। समाधान तभी निकलेगा जब एक बहुत जरूरी इंडिविजुअल जो भारतीय जनता पार्टी की एमपी हैं, जिनकी वजह से पास बना, उनको इंटेरोगेट किया जाएगा। इंटेरोगेट उनको किया नहीं जा रहा। मैं पूछता हूँ, इतने दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं, क्या उनको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करवाया गया? क्या उनको इंटेरोगेट किया गया? कोई सवाल जवाब पूछे गए कि आपका क्या रिश्ता था, बताइए उससे। इस इंडिविजुअल को आपने अंदर इंडोर्स किया कि उसको अंदर भेजा पास बना करके, क्या वो आपके नोन थे, आपके रिश्तेदार थे, आपके परिवार के मेंबर थे, आपके एक्वेंटेंस थे, क्या थे? ये बताना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी। ये तो अर्शप्रीत साफ कर दिया गया था ना इस पूरे वाक्य के बाद। मैं इसमें एक सवाल आप ही से पूछूंगी। तो ये साफ कर दिया गया था कि जो भी इसमें मामले में कल्प्रिट पाया जाएगा, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो साफ कर दिया गया था। लेकिन जब सिक्योरिटी ब्रीच को बेरोजगारी से जोड़ दिया जाता है, तभी सवाल पूछा जाता है कि क्या जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा हुआ। देखिए, ऐसा है, ये तो मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। जस्टिफाई कोई नहीं कर रहा है इसको, और कर भी नहीं सकता है। लेकिन ये जो आपने इंक्वायरी की बात की कि कह दिया गया था, तो चुनावी मुद्दा है ना। आप लोगों ने जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें बेरोजगारी को ही तो मुद्दा बनाया और जनता ने भी जवाब दिया। मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा। जहां तक बात है होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का जो बयान नहीं आना है, उसको शहजाद जी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो मोदी साहब का मणिपुर पे बोलना 80 दिन के आसपास जब डिले था, उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि मणिपुर पे बोले हैं 79 दिनों बाद, 80 दिनों बाद, तो वो भी ठीक है। वो मणिपुर नहीं जा सके, लेकिन राजस्थान जरूर चले गए क्योंकि वहां पे इलेक्शन होने थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई करती है। तो इनके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का बयान आना जरूरी नहीं है, जस्टिफाइड है। लेकिन अमित शाह साहब को आगे कहना चाहिए था पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, सदन में आके कहते कि इंक्वायरी होगी, टाइमली मैनर में होगी, हमारे एमपी के खिलाफ होगी, इतने पास इशू किया, और ये भी कहते कि क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, ही वुड नॉट बी लेट ऑफ द हुक, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एक चीज और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड, ये जो भारतीय जनता पार्टी के सवालात है, ठीक है,
कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई अपने एमपी पे कब तक करेगी ये बता दे, क्योंकि डिले ऑलरेडी बहुत हो चुका है। ठीक और है, ये आश्वासन होम मिनिस्टर मुद्दा अमित शाह बहस का, साहब लेकिन के आने से राहुल जरूरत गांधी का दिया हुआ बेरोजगारी वाला order। बयान है हर्षप्रीत जी, इसीलिए ये पूरी बहस इस वक्त इसके इर्द गिर्द चल रही है। रागी जी, आप कुछ बहुत तेजी से खाते हुए नजर आ रहे हैं, आपने पूरी बहस को अभी तक सुना, क्या है आपका कहना? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है कि इसे बेरोजगारी से जोड़ दिया गया है, और यही बात मैं कहना चाहता था कि राहुल गांधी वामपंथी गिरोह में फंस चुके हैं, और यही इसका तकाजा आपको देखना था। तो जब छत्तीसगढ़ का चुनाव झारखंड का चुनाव हो रहा था, एक तरफ उनके होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जो है ऑपरेशन ग्रीन हंट चला रहे थे, नक्सलवादियों को सफाया करने के लिए हॉट परस्यूट की बात करते थे। विवेक जी, आप मुस्कुराए जैसे ही रागी जी ने कहा कि वामपंथियों के जाल में राहुल गांधी फंस गए। दूसरी इनको वामपंथियों से डर बहुत ज्यादा लगता है। जैसे ही वो झारखंड के चुनाव में, दूसरी तरफ झारखंड में जब वो चुनाव में गए तो उन्होंने कहा कि ये वैचारिक लड़ाई है। तो ये आप तय कर लीजिए कि आप ऐसी चीजों को कैसे जस्टिफाई करेंगे। कल तो जाकर के कोई टेररिस्ट बनता है तो यही कहता है कि हम संस्था के हमारे खिलाफ अन्याय हुआ है, इसलिए हमने बंदूक और बम हाथ में ले लिया है। ये रास्ता कहां तक जाएगा, ये राहुल गांधी को कौन समझाए, कांग्रेस को कौन समझाए इस बात को कि ऐसी चीज नहीं हो सकता है। और बाद में मैं पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में यदि विवेक जी मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। प्रतिमा जी, क्या मेरे पास नहीं आएंगे क्या? मैं 5-4 बार दो बार चली गई अर्शदीप के पास। भैया तो क्या हो गया? रागी जी कुल मिलाकर आपका पक्ष रख रहे हैं शहजाद जी, आप सबसे ज्यादा बोले हैं, ज्यादा बोले हैं, पर अब नहीं है। नहीं, पर आप फिर से अर्शदीप के पास चली गई तो मुझे कम से कम नहीं, अभी विवेक जी बोल रहे हैं, विवेक जी बोल रहे हैं। आप यदि एंकरिंग कर रही हैं तो ठीक है, वरना आप विवेक जी या अर्शदीप को ही दे दीजिए एंकरिंग करना। नहीं, यहाँ मेरे ऊपर तो एटलीस्ट आप लोग कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, या ये मैं अलाउ भी नहीं करूंगी। मैं आपको कह रही हूँ शहजाद, जैसा कि रागी जी ने कुछ कहा उसका जवाब विवेक जी दे रहे हैं। विवेक जी दे रहे हैं, शहजाद सुन लेते हैं। नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सुन लेते हैं। मेरा फोन लाइन ठीक नहीं है, आपका कनेक्शन खराब है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार आ जाइए। और आप उसको अलग तरीके से ले रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? तो यहाँ पर विवेक जी के जवाब के बाद हम आपका रुख करेंगे। Let him say what he wants to say। हाँ, विवेक जी 10 सेकेंड ओनली। देखिए, ऐसा है, रागी साहब जो है लेखक भी हैं, पुस्तकें भी लिखते हैं, और यहाँ शहजाद पूनावाला ने बोला साहब सारे इस्लामिस्ट और सारे जितने लेफ्टिस्ट हैं इन सबकी विचारधारा जो है साहब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, ये गलत बातें हैं, इस्लामोफोबिया फैलाने की बात है। आप पढ़िए, आप जरूर पढ़िए कि संगीत रागी अपनी पुस्तकों में क्या लिखते हैं, और इस पर डिस्कशन भी करिए कि कितना इस्लामोफोबिया उसमें फैलता है, क्या वैचारिक डिबेट से करते हैं, और किस तरह से माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं। आरोप तो विवेक जी ये है ना कि आपने उनको प्रभावित कर दिया है, लेफ्टिस्ट जो है वो फंसा दे रहे हैं राहुल गांधी को।